सर एवीएन क्या बॉडी में सब जॉइंट्स में अफेक्ट करता है कि क्या एवेस्कुलर नेक्रोसिस हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है? तो दोस्तों अक्सर ऐसा नहीं होता। 99% पेशेंट्स के अंदर एवीएन कॉमनली हिप जॉइंट में देखा जाता है। 2 जॉइंट और ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं एवीएन से। अगर जिस वजह से आपको एवीएन हुआ है वो प्रोसेस चले जा रहा है। जैसे जो लोग स्टेरॉइड्स खाने से जिनको होता है और वो स्टेरॉइड्स खाए चले जा रहे हैं तो उनके और जॉइंट्स में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पार्था आपको एवीएन हुआ और उसका कारण स्टेरॉइड लेना था पर आपने स्टेरॉइड बंद कर दिया तो और जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर समझिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है लगातार तो हो सकता है। तो 2 और कॉमनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो एक शोल्डर है और दूसरा एंकल है। पर मेजॉरिटी पेशेंट्स में ऐसा नहीं देखा जाता। एक बीमारी होती है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, उस बीमारी के अंदर भी शोल्डर इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप समझिए कि ये 1 साल के अंदर 2 या 3 पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका शोल्डर भी रिप्लेस करना पड़ता है हिप के साथ-साथ। पर ये बहुत अनकॉमन है और शोल्डर जॉइंट पे देखिए हमारे बॉडी का वेट नहीं पड़ता। हिप जॉइंट पे हम वॉक करते हैं, अपना पूरा बॉडी का वजन डालते हैं। तो हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करने का कारण या करने की वजह ये होता है कि पेशेंट की नॉर्मल वॉकिंग अफेक्ट हो जाती है। शोल्डर के अंदर माइल्ड पेन रहता है तो भी बहुत पेशेंट्स बहुत सालों तक अच्छे से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि इस पे हमारा बॉडी का वेट नहीं आता है। तो दैट्स ओके आपको ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर रिप्लेस करना पड़े, पर आपको तकलीफ अगर हो रही है तो करा जा सकता है। देखो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके दोनों हिप जॉइंट्स फ्यूज़ हो सकते हैं, कंप्लीट बोनी फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये मेरे वो पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल और सबसे ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव हो जाती है सर्जरी के बाद। सडनली आप इमेजिन कीजिए आप बैठ भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बेचारे खड़े होके खाना खा रहे होते हैं बहुत समय से, क्योंकि बैठ सकते ही नहीं है। या तो लेट सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, प्रॉपर हिप के और स्पाइन के एक्स-रेज़ करने के बाद इनकी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है। कि पोलियो पेशेंट में हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए। सो पोलियो पेशेंट का अगर नेक फीमर यानी कि कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए या पोलियो पेशेंट का हिप खराब हो जाए किसी वजह से, तो जिस साइड पे पोलियो है तो उस साइड पे हम हमेशा स्पेशल इम्प्लांट्स जैसे कि ड्यूअल मोबिलिटी या कंस्ट्रेंट लाइनर रख के चलते हैं और इनके लिए स्पेशल तरह का स्टेम भी यूज करना पड़ता है क्योंकि जो इनकी जांग की हड्डी होती है वो भी पतली होती है। आपने देखा होगा जिन लोगों को पोलियो की प्रॉब्लम होती है उनकी टांग पतली होती है, जिस टांग में पोलियो होता है। तो हड्डी भी पतली होती है, मसल्स भी वीक होती हैं, इसी वजह से पतला इम्प्लांट या स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट इनके लिए हम यूज करते हैं और अक्सर ड्यूअल मोबिलिटी इम्प्लांट इनको डाला जाता है ताकि इनका डिस्लोकेशन नहीं हो। सर एंकाइलोजिंग में हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें दवा में पेन किलर स्टेरॉइड खाना पड़ता है। सो देखिए ऐसा है, एंकाइलोजिंग का इलाज स्टेरॉइड नहीं है। ओके, तो एंकाइलोजिंग का सर्जरी आपका अगर हो गया तो उसके बाद कुछ दवाइयां जरूर चलती हैं जो कि आपके इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बड़े जोड़ों का गठिया भी कहा जाता है। अगर आपके दवाइयां हम बंद कर देते हैं या एंकाइलोजिंग का पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट पे नहीं है तो वो और जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, आपकी कमर को, आपकी गर्दन को, आपके एसआई जॉइंट को। ठीक है, तो मैं हर पेशेंट को जिनकी एंकाइलोजिंग के लिए हमने हिप रिप्लेसमेंट करी उनको वापस उनके रिमेटोलॉजिस्ट या जो उनके गठिया के जोड़ों के जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट पे रखते हैं और वो हमें 6-6 महीने में दिखाते रहते हैं। आपको बायोलॉजिक्स देने पड़ सकते हैं या आपको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देनी पड़ सकती है जो कि आपके रिमेटोलॉजिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस चीज के ऊपर। यस, तो एक मैसेज ये है कि एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स को सर्जरी के बाद अपना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बंद नहीं करना होता, वो कंटिन्यू करना होता है अपने एंकाइलोजिंग के डॉक्टर से परामर्श करके जिनको कि रिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, सीमेंटेड हिप क्या होता है, अनसीमेंटेड क्या होता है? तो सीमेंटेड हिप एक पहले हम यूज करते थे, आज की डेट में हमारे 99.9% हिप्स आर अनसीमेंटेड। बहुत ज्यादा एज जब होती है पेशेंट की 75-80 या उससे ज्यादा, तब हम सीमेंटेड यूज करते हैं क्योंकि उस समय बोन क्वालिटी पुअर होती है। तो सीमेंटेड हिप के अंदर एक स्पेशल तरह का मटेरियल यूज किया जाता है जिसको कि बोन सीमेंट कहा जाता है। वो हम बोन के अंदर डालते हैं और उसके अंदर इम्प्लांट डालते हैं और इम्प्लांट की पकड़ आती है सीमेंट और बोन के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, वो पकड़ होती है मेन। जबकि अनसीमेंटेड के अंदर हम आपकी बोन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो इम्प्लांट डालते हैं उसको आपकी बोन के हिसाब से फिटिंग देते हैं जिसके अंदर बाद में बोन बन जाती है और बोन डायरेक्टली इम्प्लांट से चिपक जाती है। सो ये डिफरेंस होता है। डिसलोकेट होने के चांस कितने परसेंट होते हैं? हिप रिप्लेसमेंट के अंदर डिसलोकेशन का चांस 1% से भी कम है इस समय। और जब हम उसको अच्छी टेक्निक से, अच्छे से आपकी मसल्स को सेव करके, अच्छे इम्प्लांट को यूज करके और अच्छे से जो मसल्स बीच में आई थी उनको रिपेयर करके आपकी सर्जरी करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन यस, हम ये नहीं कह सकते कि 0% है
क्योंकि हिप डिसलोकेशन होना सिर्फ सर्जिकल टेक्निक पर डिपेंड नहीं करता है, वो पेशेंट की बहुत सारी बॉडी की एनाटॉमी पे, और अगर गलती से कभी पैर मुड़ के गिर जाएँ, तो जब नॉर्मल हिप डिसलोकेट हो सकता है, तो रिप्लेस्ड भी हो ही सकता है। इसलिए डिसलोकेशन का चांस रहता है, पर वो बहुत ही कम हो चुका है अब। न्यू इम्प्लांट्स आने से हम 32 एमएम और 36 एमएम का हेड यूज़ करते हैं सिरेमिक का, उससे भी डिसलोकेशन का चांस कम होता है। जिन पेशेंट में डिसलोकेशन का चांस ज़्यादा होता है, उनके अंदर हम ड्यूल मोबिलिटी इम्प्लांट यूज़ करते हैं। तो हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। जब आप एक किसी स्पेशलिस्ट हिप या नी सर्जन के पास जाते हैं, तो वो ऑलरेडी आपकी सर्जरी को प्लान ऐसे करते हैं कि आपको मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस हो या ना हो, और आपको 25-30 साल में अगर रिवीजन करना पड़े, तब के बारे में भी सोच के चलते हैं। नॉर्मल पॉली में और हाइली क्रॉस्ड पॉली में क्या अंतर है? तो सबसे पहला तो अंतर है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि जब हम नॉर्मल पॉली बनाते हैं, तो उसको जिस तरह बनाने का प्रोसेस होता है, उसके बाद उस पॉली के मटेरियल को, उस प्लास्टिक के मटेरियल को एक स्पेशल तरह की रेडिएशन दी जाती है, एक स्पेशल टाइम के लिए और एक फिक्स्ड डोज में दी जाती है, जिससे कि वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लास्टिक जब हम कोई भी घर में जो प्लास्टिक होता है उसको हीट दें, तो वो पिघल जाता है या टेढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, फैक्ट्री के अंदर जहां पर ये रोबोटिक आपके इम्प्लांट्स बनते हैं, वहां पर जब हम रेडिएशन देते हैं, तो जो अंदर का प्लास्टिक है, उसकी लिंकिंग, उनके आपस में बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए उसको हाईली क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। हाईली क्रॉस लिंक्ड से क्या होता है कि हमारे प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो घिसता कम है, जबकि जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टीज जो कि एक नॉर्मल पॉली में होती है, वो सारी रहती हैं उसके अंदर। तो ये है हाईली क्रॉसिंग पॉली। ये बेसिकली आपके घिसने को बहुत कम कर देता है, और जो घिसने से मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो मटेरियल हानिकारक नहीं होता है, जबकि नॉर्मल पॉली का जो घिसने से मटेरियल बनता है, वो ज्यादा बनता है और वो हानिकारक होता है। इसी वजह से आगे जाके लूजनिंग होती है। तो ये लूजनिंग ना हो और हमारा जॉइंट ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चले, इसके लिए हम हाईली क्रॉसिंग पॉली रेकमेंड करते हैं। कि सर, मेरा हिप रिप्लेसमेंट को 45 दिन हो गए, डॉक्टर ने कहा है कि आप कभी चारपाई पे नहीं बैठना, ना ही सोफे पर बैठना। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप ज़मीन पे बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, आप सोफे पे बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, लो सीट पे बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी सर्जिकल टेक्निक क्या थी, आपको क्या इम्प्लांट यूज़ किया गया, आपकी कैसे टिश्यू रिपेयर की गई और आपको कैसी फिजियोथेरेपी दी गई। मैं अपने पेशेंट्स को कोई भी एक्टिविटी करने से नहीं रोकता हूँ, स्पेशल सिचुएशंस के अलावा। अगर आपका 2 बार रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया, या कोई और स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से मुझे आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने से रोकना है, तो होगा। मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम उनकी नॉर्मल लाइफ़ जीने देते हैं, चाहे उन्हें बाइक चलानी हो, ट्रक चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, ज़मीन पे बैठना हो, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना हो, हम नहीं रोकते उनको। लेकिन ऐसा आपको करना चाहिए कि नहीं, ये आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना पड़ेगा, और उनकी सलाह से आपको चलना चाहिए। सर्जरी के बाद कितने समय तक चेयर कमोड यूज़ करना होता है? यानी कि चेयर कमोड एक एलिवेटेड, एक थोड़ी-सी ऊँचाई पे जो टॉयलेट सीट होती है, उसके बाद उसको हम चेयर कमोड कहते हैं। तो आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते एक ऐसा टाइम होता है, जिसमें पेशेंट्स अगर बहुत नीचे की सीट पे बैठते हैं, तो उनको खिंचाव आता है ऑपरेशन वाली जगह पे। उनको बैठने में मुश्किल होती है, उठने में मुश्किल होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी मसल स्ट्रेंथ सर्जरी से पहले अच्छी होती है, जिनकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं होती है, वो 3 हफ्ते से पहले भी ऐसा कर पाते हैं। बट आमतौर पे मैंने देखा है कि 3 से 4 हफ्ते, और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, तो कभी-कभी 1.5 महीना भी हमें चेयर कमोड यूज़ करना पड़ सकता है। डिस्चार्ज के समय पे पेशेंट के पास हम बोलते हैं होनी चाहिए, खास तौर पे जिनका दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। एक तो है वॉकर, यानी कि वॉकिंग फ्रेम जिसको लेके हम सपोर्ट लेके चलते हैं। दूसरा चेयर कमोड, यानी कि जो कि एलिवेटेड टॉयलेट सीट होती है, जो कि आपके टॉयलेट में रहती है, और उसपे उसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है आपकी हाइट के हिसाब से। और तीसरी चीज़ है स्टिक या केन, यानी कि उस छड़ी को लेके, जैसे हम वॉकर से स्टिक पे ट्रांसफर करते हैं पेशेंट्स को, तो वो कुछ दिन के लिए यूज़ करना होता है। ये तीनों चीज़ें हम अपने क्लिनिक से भी प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनको ढूँढना नहीं पड़े उसको। कह रहे हैं कि सर्जरी के कितने टाइम बाद वॉक नॉर्मल होती है? तो कि सर्जरी के बाद आपकी वॉक कितने समय में इम्प्रूव होगी, ये आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, आपकी मसल्स कितनी वीक हैं सर्जरी से पहले, और आपकी बोन स्ट्रेंथ कैसी है, आपका पेल्विक टिल्ट कितना है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये हर पेशेंट के लिए अलग-अलग हो सकता है। पर जब हम आपका नेचुरल हिप जैसा हिप रिक्रिएट या रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपकी वॉक डेफिनिटली नॉर्मल हो जाएगी, जितने समय में आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छे से इंप्रूव हो जाए। मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनकी 3 हफ्ते में वॉक नॉर्मल हो गई, और ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको 3 से 5 महीने भी लग गए। लेकिन किसी तरह से कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सर्जरी में प्रॉब्लम है या आप अच्छे से रिकवर नहीं कर रहे हैं।
आपकी प्रॉब्लम पुरानी थी, आपकी मसल ज़्यादा वीक थी, इसके लिए वक़्त ज़्यादा लगा। बट एक अच्छे से करे हुए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में, जिसमें आपके नेचुरल हिप जैसा रिक्रिएशन दोबारा से बना दिया गया हो आपके कूल्हे के जोड़ को, आपकी वॉक नॉर्मल डेफिनिटली हो जाएगी। हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता है। हम हर पेशेंट को सेम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल नहीं देते। जो मेरी फिजियोथेरेपी टीम है, जो पेशेंट मेरे पास बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं या दूसरे देशों से आते हैं, उनको हम वीडियो के ज़रिए फिजियोथेरेपी में गाइडेंस देते हैं और उनको ये भी बोलते हैं कि आप अपने शहर में भी फिजियो लीजिए, ताकि हम उनको सही गाइडेंस और सही रास्ते पे उनको डाल सकें और उनकी रिकवरी में उनको हेल्प कर सकें। इसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग से मतलब होता है कि सर्जरी से पहले आपका हाथ पकड़ के, आपकी सर्जरी करके आपको वापस एक नॉर्मल लाइफ में ले जाने तक, जब तक कि आप हमें भूल ना जाएँ कि डॉक्टर साहब को कोई फ़ोन करना है, तब तक हम आपके साथ रहते हैं। तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस पे हम वीडियो बहुत बार सोचते हैं, मेरी फिजियो टीम कहती है हम बना सकते हैं, पर उसमें एक डिस्क्लेमर ये रहेगा, वो हर पेशेंट यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर हम हर पेशेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो उस वीडियो को डालने से थोड़ा रिस्क ये रहता है कि बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं और उनको लगे कि वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनके सर्जन ने उनको अलाउ नहीं किया हो, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकती है। इसके लिए ये वीडियो हम नहीं डालते हैं। बट लाइव के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक के अंदर। कई लोग थर्ड वीक में जॉब जॉइन कर लेते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं दिल्ली जैसे शहर में। या कुछ लोग 1 महीने पर 200-200, 250-250 किलोमीटर गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाते हैं आराम से। कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगर 2-3 घंटे मैं खड़ा रहूँ, तो क्या दर्द होता है? शुरुआत के दिनों में दर्द हो सकता है, यस। आपको लग सकता है कि मेरे हिप में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है और धीरे-धीरे जो आपकी खड़े रहने की जो कैपेसिटी है, खड़े रहने की जो क्षमता है, वो बढ़ती है और कुछ समय में जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आपको पता भी नहीं रहता कि आप कितनी देर खड़े रह गए, कितनी देर बैठ रहे थे। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ सम फ्यू वीक्स, 2-3 महीने के अंदर काफ़ी रिकवरी हो जाती है। बॉल का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, इससे इससे क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फीमर की बॉल होती है, यानी कि जो हम हिप रिप्लेस करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बॉल्स हो सकती हैं। देखिए, एक ये बॉल है सिरेमिक की और एक ये बॉल है। इन बॉल्स के अंदर फ़र्क है। मैं एक को निकालता हूँ, दूसरी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बड़ी है बॉल, करेक्ट? और ये हमारी छोटी बॉल थी। ये देखिए, राइट? तो इनमें बड़ा डिफरेंस है साइज़ में, आप देख सकते हैं। तो जो बॉल बड़ी होती है सिरेमिक की, जब हम यूज़ करते हैं, मेटल की बड़ी बॉल यूज़ नहीं करनी चाहिए, जॉइंट जल्दी घिसता है। सिरेमिक की बॉल बड़ी यूज़ करने से जॉइंट जल्दी घिसता भी नहीं है और इसके डिस्लोकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। आपकी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो इसीलिए हम हर पेशेंट के अंदर कोशिश करते हैं कि 32 एमएम का हेड तो डेफिनिटली डालें। 32, अगर 36 हो सके तो 36, क्योंकि बॉल का कितना बड़ा साइज़ लगेगा वो आपकी बॉडी की हाइट पे, आप कितने लंबे हैं, आपका स्टेचर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। ओके? इम्प्लांट सर्टिफिकेट में क्या-क्या लिखा रहता है? तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट सर्टिफिकेट में आपके इम्प्लांट के स्टिकर्स होते हैं, जिसमें नाम लिखा होता है किस कंपनी का इम्प्लांट है। उसमें ये लिखा रहता है कि कौन-सा इम्प्लांट है। कंपनी में भी कई तरह के इम्प्लांट आते हैं, तो किस नाम का इम्प्लांट आपको यूज़ किया गया। आपको उससे ये लिखा रहता है उसके नीचे कि ये मेटालिक इम्प्लांट्स हैं और इसके अंदर मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो सकते हैं। उसके अंदर ये लिखा रहता है कि आपका जो इम्प्लांट यूज़ किया गया, वो किस साइज़ का यूज़ किया गया, ताकि आपके पास एक कंप्लीट डिटेल हो और आपको ट्रैवलिंग में या कभी फ्यूचर में, समझिए 25 साल बाद, 30 साल बाद आप इंडिया में नहीं हैं या आप हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो किसी भी सर्जन को जाके वो इम्प्लांट आपका सर्टिफिकेट दिखाएँगे, तो उन्हें पता रहेगा कि क्या इम्प्लांट आपके लिए यूज़ हुआ था और अगर आपकी रिविज़न सर्जरी करनी है तो कैसे करनी है।